हेलो स्टूडेंट, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। उसमें हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड हम पढ़ रहे थे, तो उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि अभी इससे पहले हमने कैसे हम उसकी एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब देख लिया था। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी डिडक्शंस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से दी जाती है। तो यहाँ दिया हुआ है धारा 24 के अंतर्गत किराए से उठाई गई मकान संपत्ति के संबंध में वार्षिक मूल्य में से निम्न कटौतियाँ स्वीकृत की जाती है। कौन कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है? 30% ऑफ एनुअल या नेट एनुअल वैल्यू, जो कि हम निकालते हैं। यहाँ है उधार ली गई पूंजी का ब्याज। अगर उधार मकान संपत्ति को बनवाने के लिए, मरम्मत करवाने, खरीदने तथा उसमें कोई भी हम एडिशन करते हैं, उसके लिए कोई रकम उधार ली जाती है, तो उस पर जो देय ब्याज होता है उसकी रकम की कटौती के रूप में स्वीकृत है। केवल सिंपल इंटरेस्ट की रिडक्शन दी जाती है, और जो ब्रोकरेज और कमीशन होते हैं उनकी रिडक्शन नहीं दी जाएगी। और मकान तैयार होने से पूर्व की अवधि की ब्याज की कटौती। यदि किसी मकान संपत्ति को क्रय करने के लिए अथवा मकान बनवाने के लिए ऋण लिया गया है, तो इस ऋण पर मकान क्रय करने अथवा मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष के पहले की अवधि के ब्याज का भुगतान, यानी जिस वित्तीय वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उससे पहले की अवधि के ब्याज का भुगतान अगर किया गया है, तो ऐसा जो ब्याज है, उस जो टोटल ब्याज है उसकी कटौती 5 समान किश्तों में से दी जाएगी। किस वर्ष? जिस वर्ष वो मकान बनकर तैयार हुआ है उस वर्ष से स्टार्ट हो जाएगी वो। अब आगे देखते हैं कि भारत के बाहर ब्याज का भुगतान। अगर कोई भारत के विदेश से कोई ब्याज लिया गया है, तो ऐसे ब्याज पर अगर टीडीएस नहीं काटा गया है, या फिर ऐसा कोई एजेंट उस व्यक्ति का जो विदेश में स्थित है, उस व्यक्ति कोई एजेंट यहाँ पर नहीं है जिससे कि जो उद्गम स्थान पर जो कटौती है वो वसूल की जाए, तो ऐसी कटौती नहीं दी जाएगी, ऐसे ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है पुराने ऋण के भुगतान हेतु लिए गए नए ऋण के ब्याज की कटौती। यदि कोई पुराने ऋण का भुगतान करने के लिए कोई नया ऋण दिया है, तो अब जो नए ऋण पर जो ब्याज दिया जाएगा उसकी कटौती दी जाएगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर दिनों में ऋणों की गणना की जाती है, ऋण पर ब्याज की गणना दिनों में की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो ऋण लेने का दिन है वो तो शामिल करेंगे हम गणना के अंदर, लेकिन पुनर्भुगतान का दिन हम शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष के संपूर्ण ब्याज उसी वर्ष कटा दिया जाएगा। जिस गत वर्ष में मकान बनकर रेडी होगा उस गत वर्ष का संपूर्ण ब्याज क्या होगा, उसी वर्ष में घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा व्यापारिक रहती के रूप में रखी गई मकान संपत्ति। मान लीजिए किसी जो यहाँ दिया है वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा 1 अप्रैल 2018 से यह नई धारा जोड़ी गई है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति मकान संपत्ति, भवन और उससे ली हुई भूमि को व्यापारिक रहती के रूप में रखता है, तो उसके किसी हिस्से को गत वर्ष के दौरान वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए या फिर आंशिक अवधि के लिए भी किराए पर नहीं उठाता है, तो इस मकान संपत्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से उस संपत्ति के निर्माण की पूर्णता का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, उस वित्तीय वर्ष जिस वित्तीय वर्ष में उस निर्माण की पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, वह उस वित्तीय वर्ष और उसके बाद के एक वर्ष की अवधि तक के एनुअल वैल्यू को 0 मान लिया जाएगा। और उसके बाद में उस मकान संपत्ति एक वर्ष जिसमें प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वो, और एक उससे नेक्स्ट जो वर्ष है उससे जो नेक्स्ट जो भी वर्ष होगा उसके अंदर एक जो नेक्स्ट वर्ष प्राप्त होगा उसके अंदर से ये ऐसी मकान संपत्ति पर टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना हम कैसे करेंगे। इससे पहले हमने किराए वाली की पढ़ी थी, अब हम ये पढ़ते हैं स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण वर्ष स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लाई गई मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर स्वयं के रहने के ऐसे मकान या मकान का भाग के वार्षिक मूल्य का निर्धारण जिसमें करदाता गत वर्ष में वास्तव में नहीं रहा है, अगर कोई व्यापार, पेशा या नौकरी कारण करदाता बाहर चले गया है और ऐसे मकान का प्रयोग नहीं है, तो भी ऐसी मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 0 ही रहेगा, बशर्ते उस व्यक्ति ने उस मकान को किराए पर ना उठाया हो, उसकी किसी भाग को अपने रिश्तेदार को या मित्र को बिना किराए भी दिया हो, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उससे कोई लाभ प्राप्त किया उस मकान से, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें पूर्ण होती है तो ऐसे मकान का जो मूल्यांकन है वो 0 रह जाएगा।
अब है स्वयं के रहने के मकान के वार्षिक मूल्य में से कटौती। स्वयं के रहने के मकान के वार्षिक मूल्य में से जो कटौती दी जाएगी वो हम देखेंगे कि कितने ब्याज की कटौती दी जाएगी। इससे ऊपर हमने किराए पर जो रहने के किराए पर रहने के लिए जो मकान देते हैं उसकी वार्षिक मूल्य में कटौती दी थी। तो ऐसी स्थिति में जो मकान किराए से उठाया गया है, ऐसे पे कोई ऋण लिया गया, ऐसे मकान को बनवाने के लिए कोई ऋण लिया गया है और उस पर कोई ब्याज दिया जाता है, तो उस ब्याज की कटौती कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य उसमें से डिडक्शन दी जाएगी। तो क्या क्या डिडक्शन दी जाएगी वो हम देखते हैं यहाँ पर। यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 के पूर्व लिया है तो ऐसे मकान को जो बनवाने, मरम्मत करवाने, क्रय करने तो पुनर्निर्माण के लिए उधार ली गई रकम के संबंध में देय होना चाहिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी मकान संपत्ति को क्रय के लिए अथवा मकान बनवाने के लिए ऋण लिया जाता है तो इस ऋण पर मकान क्रय करने अथवा मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष के पहले की अवधि के लिए कोई जो ब्याज देय है उसकी कटौती 5 समान किश्तों में दी जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की, 5 समान किश्तों में ये कटौती दी जाएगी। और जिस गत वर्ष मकान क्रय किया था या बनकर तैयार हुआ था उस गत वर्ष से ये प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट है मैक्सिमम कटौती। देख लेंगे यहाँ पर, अगर 1 अप्रैल 1999 से पूर्व की बात है तो मैक्सिमम कटौती 30,000 ही दी जाएगी, मैक्सिमम लिमिट है ये। ठीक है, अब है अगर 1 अप्रैल 1999 को है उसके बाद लिया है तो सिर्फ ये कटौती तभी दी जाएगी जब मकान बनवाने के लिए, क्रय करने के लिए उधार ली है रकम। यहाँ पर ऊपर मरम्मत और पुनर्निर्माण का भी नाम लिया है, लेकिन यहाँ पर अगर बनवाने अथवा क्रय करने के लिए ली गई तो ही दी जाएगी। और इसमें भी सेम ऊपर की तरह ही गत वर्ष से पूर्व की अवधि के ब्याज की कटौती 5 वर्षों में दी जाएगी। मकान का निर्माण, थर्ड पॉइंट देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। मकान का निर्माण अथवा प्राप्ति जिस वित्तीय वर्ष में ऋण लिया गया उसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 5 वर्ष के भीतर प्राप्त होनी चाहिए। करनेदार 2017-18 से पूर्व ये 3 वर्ष का ही था, लेकिन अब इसे 5 वर्ष कर दिया गया है। जिस वित्तीय वर्ष में ऋण लिया गया उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष के भीतर। इस प्रकार मैक्सिमम कटौती यहाँ देखेंगे हम 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, और यदि 1 अप्रैल 1999 को अथवा उसके बाद ऋण की राशि मकान क्रय करने अथवा बनवाने के लिए नहीं ली जाती है परंतु मकान की मरम्मत, नवीनीकरण अथवा पुनर्निर्माण के लिए ली जाती है, मकान क्रय अथवा बनवाने के लिए नहीं ले रहा, मरम्मत, पुनर्निर्माण अथवा नवीनीकरण के लिए ले रहा है, तो ऐसे कटौती क्या हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। ठीक है, 2 लाख रुपए तक की कटौती प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि करदाता उस व्यक्ति से जिसे ब्याज का भुगतान किया गया एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपने आय के नक्शे के साथ प्रस्तुत करें। इस प्रमाण पत्र में देय ब्याज की राशि का उल्लेख होना चाहिए तथा यह भी उल्लेख होना चाहिए कि ऋण लेने का उद्देश्य मकान क्रय करना अथवा बनवाना था। नीचे टिप्पणी है, इसे हम देख लेंगे। नेक्स्ट है 1 से अधिक मकानों को स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करने पर कर योग्य आय का निर्धारण। ऐसी स्थिति में एक मकान का मूल्यांकन स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करेगा। ये करदाता के ऊपर निर्भर, वो कौन से मकान को लेना चाहेगा तो वो उसी मकान को लेगा उसके अंदर जिससे लेने से उसे कर में फ़ायदा हो, जिस पर अधिक टैक्स बनता हो, ऐसे ही मकान को लेगा वो। इसके अलावा अन्य मकानों का मूल्यांकन ऐसे किया जाएगा जैसे कि वो किराए पर उठाए गए हों। इसके आगे आता है ऐसे मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण जो गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में और कुछ अवधि के लिए किराए पर उठाई हो। ऐसे मकान का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा जैसे इन्हें किराए पर उठाया हो। नेक्स्ट है ऐसी मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण जिसका कुछ भाग स्वयं के रहने के काम में आता है और कुछ भाग किराए से उठाया दिया जाए अथवा व्यापार में काम आए, तो ऐसे में स्वयं के रहने का मकान का वार्षिक मूल्य 0 होगा। और किराए पर उठाए गए मूल्यांकन ऊपर बताई गई विधि से हम कर देंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर व्यापार के लाभ के लिए ऐसी मकान संपत्ति का प्रयोग किया जाए तो ऐसी जो आय है या फिर ऐसे जो मूल्यांकन है वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो आएगा व्यापार अथवा पेशे की आय में।
तो ये हमारे कुछ मेन प्रोविजंस से मेन पॉइंट्स है, ये हमें ध्यान रखने हैं जब हम कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चंस की, तब हमें इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना ज़रूरी है। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।